हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियोस में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम की फर्स्ट यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर ली थी और हमने देखा था कि एग्ज़ाम में इसमें से 9 मार्क्स का जो है 9 मार्क्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट जो कि है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। इसके भी 2-3 लेक्चर बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें भी मैं आपको एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस यूनिट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो मैं आपको बता दूं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक ही हम करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट है हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ नाम में ही क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है यूनिट का, हम क्यों यूनिट पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटिशन। ठीक है, रेगुलर रिपीटिशन। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स मतलब जैसे कि स्कूल में पीरियड फर्स्ट जैसे कि फर्स्ट पीरियड है इंग्लिश का, मान लीजिए सेकंड पीरियड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, और नेक्स्ट दिन सेम पीरियड रिपीट होते हैं। ठीक है, उसी टाइम जैसे कि 9 से लेकर 9:45 तक हमारा लेक्चर होता है इंग्लिश का, तो अगले दिन 9 से 9:45 पे इंग्लिश का ही लेक्चर होगा। इसे कहते हैं रेगुलर रिपीटिशन, मतलब फिक्स टाइम पे, किसी भी सर्टेन टाइम पे उस प्रॉपर्टी का रिपीट होना, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ठीक है, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन होना, रेगुलर रिपीटिशन सॉरी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का रेगुलर रिपीटिशन। ठीक है, विद अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट कैसे हुई, कैसे हमें पता चला कि पीरियोडिक टेबल हमें पढ़नी चाहिए। असल में हुआ ये था कि पिछली यूनिट में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कि एक एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके न्यूक्लियस होता है सेंटर में, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं 3 डायमेंशनली, और न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये बात हमें पता है। अब हमें ये पता चला कि बहुत सारे एलिमेंट, मतलब अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो लगभग 32 के करीब एलिमेंट डिस्कवर थे। उसके बाद आज की डेट में 113 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो जब 32 एलिमेंट डिस्कवर थे उस टाइम पे किसी ने ये सोचा कि 32 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को याद रखना, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी रिएक्शंस को याद रखना इम्पॉसिबल था थोड़ा सा। और अब तो 113 एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं, और 113 के 113 एलिमेंट को हमें याद रखना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और वो मिलियंस कंपाउंड्स बनाते हैं, उनको भी याद रखना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो एक कोई आसान मेथड निकाला गया कि हम उनको पीरियोडिकली याद कर लेंगे। जैसे कि किसी एक एलिमेंट को याद रख लिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ उस जैसी होंगी, तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो कोई ऐसा मेथड निकालने की कोशिश की गई और बहुत सारे साइंटिस्ट आए। सबसे पहले आए लोविनिजर, उसके बाद डोबर्नियर्स, ठीक है, न्यूलैंड्स, लोथरमेयर, और लास्ट में आया था मेंडलीव्स। ठीक है, इन साइंटिस्टों ने अपनी अपनी राय दी, अपने अपने तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी, लेकिन जो सबसे कामयाब अटेम्प्ट था, सबसे इम्पोर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी दी थी, जो पीरियोडिक टेबल दी थी, वो दी थी मेंडलीव ने। और लोथरमेयर नाम के जो 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी जो है काफ़ी सिमिलर प्रॉपर्टी दी थी, लेकिन लोथरमेयर ने क्या किया था, ग्राफ की फॉर्म में दी थी पीरियोडिक टेबल, लेकिन मेंडलीव्स ने जो है वो ऐसे टेबल बनाई थी कंप्लीट, उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, ये फ़र्क था, लेकिन दोनों की ठीक थी अपने अपने प्लेस पे। लेकिन जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो उसकी पब्लिशिंग डेट लोथरमेयर की पब्लिशिंग डेट से पहले की थी, इसलिए हम आज तक भी मेंडलीव को ही जो है ये मानते हैं कि इसी ने दी थी। लेकिन अगर लोथरमेयर की जो टेबल थी, जो उसने ग्राफ बनाया था एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, अगर उसकी पब्लिश डेट पहले होती तो शायद आज मेंडलीव की बजाय लोथरमेयर का नाम ज़्यादा होता। ठीक है, तो मेंडलीव को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था जो है पीरियोडिक टेबल के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल दी तो उसमें उसने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया। उसने कैसे अरेंज किया था, मेंडलीव ने 8 ग्रुप्स बना दिए थे। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 8 ग्रुपों में से जैसे कि कुछ
कुछ ग्रुपों को तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ए और बी में, और लास्ट वाले 8th ग्रुप को उसने डिवाइड किया था 3 पार्ट में, ए बी सी, ठीक है। फर्स्ट को भी ए बी में और 7 पीरियड्स में, ठीक है। इस तरह से 7 पीरियड्स में उसने डिवाइड किया था, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इनको पीरियड्स कहेंगे हम और इनको ग्रुप्स कहेंगे, ठीक है। ये उसने किया था। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स की जगह खाली छोड़ दी। उसने ये कहा था कि यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एल्यूमिनियम के बाद जो भी एलिमेंट आएगा, आज तो हमें पता है कि यहाँ पर गैलियम आएगा, गैलियम, लेकिन उस टाइम पे गैलियम डिस्कवर नहीं था। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, इसकी जगह, गैलियम की जगह एक शब्द लिख दिया, इक्का एल्यूमिनियम। इसका मतलब एल्यूमिनियम के बाद वाला एलिमेंट जो है वो यहाँ पर आएगा, जिसका नाम हम बाद में देख लेंगे, लेकिन उसने इक्का एल्यूमिनियम लिख दिया था, जिसका मतलब है कि एल्यूमिनियम के बाद वाला एलिमेंट, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात इसकी यही थी। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्टों को ये लगा कि यहाँ पर इसकी जगह पर कोई एलिमेंट आएगा, तो उसको डिस्कवर करने में लग गए सभी, जिसकी वजह से बहुत सारे एलिमेंट नए नए जल्दी से जल्दी डिस्कवर हो गए, ठीक है। अब बात करें कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का बेस क्या था, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का बेस था एटॉमिक वेट, ठीक है। एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं या फिर मास भी कह सकते हैं। मेंडलीव ने क्या कहा था कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो द एटॉमिक, असल में मैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ बता देता हूँ आपको, जो कि एग्जाम में आ सकता है। स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वो क्या होता है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ होता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। मतलब जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, एलिमेंट्स, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन थी, पीरियोडिक फंक्शन थी किसका, ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है। ये बात कही थी मेंडलीव ने। मेंडलीव ने कहा था कि जो रिपीटेशन हो रही ना, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे जो पीरियोडिक ये आज हमें पता है कि ये कुछ इस तरह से अरेंज है, लेकिन उस टाइम पे मेंडलीव ने भी इनको इसी तरह से अरेंज कर तो दिया था, लेकिन आज हम एटॉमिक नंबर के बेस पे पढ़ते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर। लेकिन उस टाइम मेंडलीव ने क्या बताया था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज होगी। जो पीरियोडिक फंक्शन है किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का एलिमेंट्स की, वो किसकी वजह से है, एटॉमिक वेट की वजह से है, ना कि एटॉमिक नंबर। अगर उस टाइम पे मेंडलीव एटॉमिक नंबर यूज़ करता तो मतलब हम कह नहीं सकते कि क्या हो सकता था, कि आज जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ना आती और शायद मेंडलीव्स का ही आज तक भी राज चलता। लेकिन मेंडलीव्स की ये लिमिटेशन रही कि उसने एटॉमिक वेट को प्रेफर किया, ठीक है। लेकिन अगर एटॉमिक वेट को प्रेफर किया तो हम जानते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स वो स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास डिफरेंट है, हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो जिनका मास अलग है, एटॉमिक नंबर है सेम। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, अगर मैं आपको बताऊं तो H10, H11 और H12, ये 3 आइसोटोप है। इनका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। डरना नहीं, ये चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बस आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये 3 आइसोटोप है जिनका मास है 0, 1 और 2। अगर एटॉमिक वेट के बेस पे मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल अरेंज की है तो इन आइसोटोप्स का भी तो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो इनको भी अरेंज करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये कुछ लिमिटेशन थी। बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था जो कि मोसले ने दिया था 1912 में, 1912 में दिया था मोसले ने। मोसले का क्या था बेस, कुछ नहीं था। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की वो किसका फंक्शन है, एटॉमिक वेट की बजाय एटॉमिक नंबर लिया था उसने, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी बस। मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, उसमें सिर्फ एटॉमिक नंबर को बेस लिया था, ना कि एटॉमिक वेट को, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो ठीक था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें थोड़ा और मॉडिफाई किया गया किसको, पीरियोडिक टेबल को, और वो कुछ इस तरह से बना दी गई। जो ये पीरियोडिक टेबल आज हम पढ़ते हैं वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। वैसे तो 8 ग्रुप्स थे, लेकिन इनको ग्रुप्स को 18 कर दिया गया, ठीक है।
ग्रुप्स को 18 कर दिया गया। असल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैं आपको बताऊं कुछ इस तरह से बनाई गई थी। ये हमारी मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यहाँ पे नीचे आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। उनको सेपरेटली पढ़ते हैं हम, रीज़न आज तक नहीं पता, बस सिमेट्री के लिए पढ़ते हैं कि भाई जो स्टडी है वो सिमेट्रिकली बनी रहे हमारी। जो इधर आते हैं वो होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इधर वाले। ये इधर वाले होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉरी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये वाले होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब अगर आपको पीरियोडिक टेबल कंप्लीट याद रखनी है तो उसका भी मैं आपको मेथड बता देता हूँ। शुरू में आप 20 तक याद कर लीजिए, 30 तक याद कर लीजिए। कैसे? हाइड्रोजन, हीलियम, ये 18th ग्रुप कटा हुआ है इसमें। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक तक याद करने के बाद आप कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। कैसे? हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, स्कूटर यामा लायक, टीज राहाफ, वो नवाब था, क्रोमोटन, मन तक रे, फेरस, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कॉपर, कौन आगे आया, जीनी कनाडा होगी, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बेकार, उससे टेपो, फिर कल बाहर आई ऑटो, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, करप्टन, रेंडोन, ठीक है। वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है हाउ टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं, चैनल में ही, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। लेकिन हमें अब एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो इसको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें याद रखना है कि ये मतलब इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी खासियत क्या है पीरियोडिक टेबल की, किस तरह ये रेंज करेगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पीरियोडिक टेबल है वो कुल मिला के 18 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। 18 ग्रुप्स, 1 2 3 4 इस तरह से 18 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, 7 पीरियड्स में डिवाइड है, ठीक है। जो पहले 2 ग्रुप हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट के अंडर आते हैं, जो बाकी के 10 बच गए वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जो 6 बच गए वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, और जो लास्ट के जो अलग से सेपरेट पढ़ते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। असल में जो ये लेंथेनियम और एक्टेनियम है ना, ये 2 एलिमेंट, लेंथेनियम के बाद के 32 एलिमेंट, सॉरी 14 एलिमेंट्स, लेंथेनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स लेंथेनोइड्स जो एफ ब्लॉक में आ जाते हैं, और एक्टिनियम के बाद के एक्टेनाइड्स ये अलग से 14 आ जाते हैं, इनको हम एफ ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट 2 ही क्यों हुए, डी 10 ही क्यों हुए, पी 6 ही क्यों हुए, एफ 14 क्यों? उसका रीज़न क्या है, जो एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, एस ब्लॉक, एस सब शेल होती है जो, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर उसके बाद दूसरा आ गया, तो इसीलिए इसके पास सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। जो पी ब्लॉक है उसके पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसके पास तीन ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह से डी के पास 5 ऑर्बिटल हैं, इसलिए इसमें 5 ऑर्बिटल हैं, तो इसमें कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एफ में 7 हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसी बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा कि 100 के बाद के एलिमेंट्स की हम नोमेनक्लेचर किस तरह से दें, ठीक है। यहाँ तक इतना कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं, जो मैंने बताया बस उतना ही है, उससे मतलब इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि 100 के बाद जिसका एटॉमिक नंबर 100 है, एटॉमिक नंबर 100 एटॉमिक नंबर के बाद जैसे कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 101 है, 102 है, 103 है, उनके लिए नाम, उनकी नोमेनक्लेचर, उनकी नेमिंग किस तरह से की जाए, क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा था उस टाइम पे, जैसे कि अगर 103 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट इंडिया में डिस्कवर है, ठीक है, तो इंडियन लोग अपने हिसाब से इसका 103 वाले का नाम रख रहे थे, कुछ भी अपनी मर्जी से इंडियम रख दिया, जैसे कि, या जिस साइंटिस्ट ने रखा ढूंढा इसको उसी के नाम से रख दिया, जैसे कि किसका बताऊं मैं, जैसे कि कोई आर्यभट्ट नाम का साइंटिस्ट है तो आर्यभट्टियम नाम टेक दिया, ठीक है।
लेकिन अगर अमेरिकन लोगों ने ढूंढा इसको तो वो अपने अकॉर्डिंग इसका नाम रख रहे थे। तो IUPAC ने इसका सॉल्यूशन निकाला। IUPAC क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला और एक अलग से नोमेनक्लेचर दिया 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के लिए। वो क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। तो वो याद रखने के लिए ऐसे काउंटिंग याद रखनी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। 0 के लिए यूज़ करना है हमें अन, 1 के लिए यूज़ करना है नील, 2 के लिए यूज़ करना है बाई, 3 के लिए यूज़ करना है ट्राई, 4 के लिए यूज़ करना है क्वाड, 5 के लिए यूज़ करना है पेंट। ठीक है। 6 के लिए यूज़ करना है हेक्स, 7 के लिए यूज़ करना है सेप्ट, 8 के लिए यूज़ करना है ओक्ट और 9 के लिए यूज़ करना है इन। ठीक है। और इनके अगर सिंबल्स की बात करूं तो सिंबल्स क्या है? जो पहले वाला वर्ड है वही लिखना है सिर्फ, U N B T Q P H S O E। ठीक है, ये है। अब नाम कैसे लिखना है? अगर मैं कह देता हूं कि 103 नंबर वाला एलिमेंट है तो उसका नाम लिखो, तो 1 के लिए क्या है? नील, तो नील लिख दीजिए, नील। प्लस में 0 के लिए क्या है? अन, तो अन। 3 के लिए क्या है? 3 के लिए है ट्राई, तो ट्राई। और प्लस में लास्ट में क्या करना है? जो भी नाम लिखा जाए उसके पीछे EM लगा देना है, EM, तो EM। तो इसका नाम क्या हो गया? नील अन ट्राई EM। अब देखो यहाँ पे ट्राई में भी I आ गया और EM में भी I आ गया, तो हम इन दोनों की जगह एक I लिख देंगे। ठीक है, अनिल ट्राइयम। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा? पहला शब्द लिख देना इन तीनों का, NUT। ठीक है। और सारी चीज़ कैपिटल स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में कुछ नहीं लिखना। तो ये सिंपल सा तरीका है नोमेनक्लेचर का। और अगर मैं आपको एक आधा और नाम बताऊं तो जैसे कि 109 है, 109 का क्या लिखेंगे? 1 के लिए क्या लिखना है? नील, नील। 0 के लिए क्या लिखना है? अन, अन, कोई बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है। 9 के लिए लिखना है इन, ENN। अब लास्ट में क्या लगा देना है? EM, IUM। ये हो गया सिंपल सा इसका नाम 109 वाले का। ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है? एटॉमिक नेमिंग डिसाइड करनी है किसकी? 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की। ठीक है। तो ये होगी सिंपल सी नोमेनक्लेचर। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, P ब्लॉक एलिमेंट्स है, D ब्लॉक एलिमेंट्स है, F ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये किस बेस पे डिवाइड किए गए, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये किस बेस पे डिवाइड हुए? देखिए जैसे कि S ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, S ब्लॉक। तो S ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कैसे आएंगे? जब S सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो मैक्सिमम ये हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है। तो S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम, तो इसलिए इनके ग्रुप भी 2 ही हैं, फर्स्ट वाले, ये वाला और ये वाला। ठीक है। यहाँ पे 1s1 है, सॉरी NS1, N मतलब कोई भी, और यहाँ पे NS2 है। ठीक है। तो NS1 और NS2, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगी? S ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS122। S में या तो 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है या 2 आ सकते हैं। N क्या होगा यहाँ पे? N मतलब ये वाले नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है। तो फर्स्ट 1 शेल होगी, सेकंड में 2 शेल होंगी, तीसरे में 3 शेल होंगी, तो मैक्सिमम 7 तक है। तो N की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 7 तक है। ठीक है। तो ये तो हो गया S के लिए। अब P की बात करूँ मैं, P क्या होगा? P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो P में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है। और जो है P सब शेल जो है स्टार्ट कहाँ से होती है? देखो हमने पढ़ा था कि 1s में सिर्फ 1s ही होता है, सेकंड में 2s और 2p आ जाता है। तो S सब शेल जो है P से सेकंड से स्टार्ट होती है, P सब शेल। ठीक है। सेकंड शेल में P सब शेल आती है, सेकंड से पहले नहीं आती। ये पहली यूनिट में मैं बता चुका हूँ। ठीक है। तो N की वैल्यू NP126 तो आ जाएगा, लेकिन N की वैल्यू 2 से लेकर 7 तक रहेगी, क्योंकि फर्स्ट शेल में P सब शेल कभी नहीं आती। ठीक है। और उससे भी पहले क्या आ जाएगा? NS2 क्यों? क्योंकि अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p, तो 2s2 पहले आ जाता है, फिर 2p आता है, तो इसलिए NS2 NP126। ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन होगी किसकी? P ब्लॉक की।
तो अब बारी आती है डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन की। तो डी ब्लॉक क्या होता है? डी ब्लॉक में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ 1s2s2 3s 2p 3p 3d 4s 4p 5s, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें 1s2 2s2 2p 3s 3p 3d, अब पहला इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है, लेकिन उससे पहले 4s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, देखिए, क्योंकि यहाँ पे 3p में गया, उसके बाद 4s में, उसके बाद 3d में आया है, मतलब 3d में बाद में जा रहा है, उससे पहले 4s में जा रहा है, ठीक है। तो एक शेल, वैलेंस शेल तो होगी 4s, उससे पीछे वाली शेल को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, ठीक है, पेनल्टीमेट। और अगर दो पीछे है तो एंटी पेनल्टीमेट, जो कि एफ ब्लॉक वाले आएंगे, अभी आगे बताऊंगा मैं। तो वैलेंस शेल से एक शेल पीछे इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है बाद में, तो उसको कहेंगे पेनल्टीमेट ऑर्बिटल्स या पेनल्टीमेट शेल। तो 3d में जा रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? n-1d, ठीक है। n-1d क्यों होगा? क्योंकि वैलेंस शेल तो क्या है, 4th है, और जा रहा है 3rd में, तो n-1d क्या हो जाएगा? 1 to 10, 1 से 10 तक आ सकते हैं, हमें पता है। उसके बाद ns, उसके बाद ns में जा रहा है, ठीक है, वैलेंस में, मतलब जा तो इसमें पहले रहा, लेकिन हम वैलेंस को लिखे तो बाद में गए, तो ns 1 to 2, ठीक है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। अब लास्ट में आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो 5s के बाद 6s 5p, तो देखिए क्या हो रहा है, 4f में जाने के, ये मैंने अलग से बना लिया, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो 4f में जाने के बाद किस में आ रहा है? 5d में, मतलब n-1d में, ठीक है, n-1d, क्योंकि लास्ट सेल तो कौन सी होगी? 6th वाली, और 4th में जा रहा है एंटी पेनल्टीमेट में जा रहा है, वो होगी एफ सब सेल, पेनल्टीमेट होगी डी, n-1d। डी में कितने रहेंगे? 1 0 2 1, 0 या फिर 1 होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ 0 या फिर एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, ये इसकी थोड़ी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और उसके बाद np आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद भी यहाँ पे अगर हम देखें, आगे चलाएं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, किसकी? एफ सब शेल की। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्ज़ाम के लिए टॉपिक बनते हैं वो आएंगे एटॉमिक रेडियाई से, और कुछ अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं आपको इस टॉपिक से, जितना हमने किया उसमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो हम देख लेंगे। तो व्हाट इज़ आयनिक रेडियाई? देखिए ये आयनिक रेडियाई वाला क्वेश्चन है, ये हम आगे पढ़ेंगे। वाई फर्स्ट आयनाइजेशन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ये भी नहीं पढ़ा। डाइपोल मूवमेंट भी रहता भी आयनाइजेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमेट, एक्सप्लेन द रीजन फॉर देयर स्टेबिलिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, ये असल में हमने छोड़ दिया था, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन से होते हैं, ये भी मैं आपको अगर बताऊँ इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए ये 2 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, फिफ्थ